पीडीए के दम पर सरकार बनाने की बात कर रही है। उनको क्या हो गया? देखिए, समाजवादी पार्टी ने निरंतर जो अपना चरित्र दिखाया है, वो चरित्र यही रहा है कि वो अराजकताओं भरी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक फौजी को पीट दिया। आज अगर एक सैनिक को भी वो अपमानित करने का काम कर रहे हैं तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। तो आप सोचिए कि अगर ये सत्ता में आ जाएं तो ये क्या दशा करेंगे देश की जनता का। कभी उनके संस्थान का नाम पूछते हैं, कभी ये कहते हैं कि ये तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। जिस पत्रकार की जाति पूछ रहे थे ये और माइक के ऊपर कह रहे थे कि इनके मालिक की जाति कुछ है, उन्हीं के मालिक के बिटिया की शादी में दिखे थे अखिलेश यादव। शायद जब वोटिंग का ईवीएम का बटन दबाएगा तो इनकी दुर्दशा होगी, आप देख लीजिएगा 2027 के चुनाव। और एसआईआर को वो एनआरसी बताते हैं अखिलेश यादव जी। भाई किसका नाम कट गया? सामने आए ना, राहुल चौधरी हमारे सामने बैठे हैं, भाई इनका नाम लिस्ट के अंदर है। मुझे तो नहीं पता ये मेरे सपोर्टर हैं या मेरे सपोर्टर नहीं है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, बात करेंगे समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी के मुखिया की, समाजवादी पार्टी के नेताओं की, उनके कार्यकर्ताओं की, कि आखिर समाजवादी पार्टी जो 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए के दम पर सरकार बनाने की बात कर रही है, उनको क्या हो गया? कभी ये खबरें आती हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव वो पत्रकारों से उनकी जाति पूछते हैं, कभी उनके संस्थान का नाम पूछते हैं, कभी ये कहते हैं कि ये तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। और दर्शकों, एक जो बाराबंकी से खबर आई है वो झकझोर देने वाली है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक फौजी को पीट दिया, केवल इसलिए क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री के लिए ये कह रहा था कि देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। वो समाजवादी पार्टी को अच्छा नहीं लगा, उनके नेताओं को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने उस फौजी को पीटना शुरू कर दिया। मेरे साथ राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी हैं। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे देख रहे हैं, आखिर समाजवादी पार्टी को हुआ क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने निरंतर जो अपना चरित्र दिखाया है, वो चरित्र यही रहा है कि वो अराजकताओं भरी पार्टी है। और जिस तरीके से उन्होंने निरंतर सपोर्ट किया है आतंकवादियों का, चाहे वो 2013 में आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने से हो, और चाहे वो ऐसे बाहुबली हो जिन्होंने अपराध जगत के अंदर अपना नाम कमाया हो, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी या अन्य। और पश्चिम उत्तर प्रदेश तो अछूता नहीं है समाजवादी पार्टी की अराजकता से। आज अगर एक सैनिक को भी वो अपमानित करने का काम कर रहे हैं तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। मुझे याद पड़ता है मुलायम सिंह जी स्वयं रक्षा मंत्री रहे हैं, उसके बाद आज समाजवादी पार्टी इतना गिर गई है कि वो सैनिक का अपमान कर रही है, खाली इसलिए क्योंकि राजनीतिक कारण से, क्योंकि उस सैनिक ने कहा कि हम देश के प्रधानमंत्री को, जो कि सबके हैं, वो मेरे भी हैं, आपके भी हैं, और उनके खिलाफ हम नहीं सुनेंगे और उनके खिलाफ आप आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इस पार्टी के लोगों ने सैनिक को पीट दिया। तो आप सोचिए कि अगर ये सत्ता में आ जाएं तो ये क्या दशा करेंगे देश की जनता का। निरंतर ये कहीं ना कहीं अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। सत्ता की भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि किसी भी स्तर पे उतरने के लिए ये चूकते नहीं, हिचकते नहीं है किसी भी स्तर पे चुकने के लिए। ये जातियों के नाम पे घर घर को बांट देना चाहते हैं। और जब सदन के अंदर राहुल गांधी जी से उनकी जाति पूछी गई तो यही इनके प्रमुख अखिलेश यादव भड़क गए थे, बोले जाति कैसे पूछी? और आप अपनी जाति बताने में तो आपको तकलीफ है, परंतु देश के घर घर में घुस के हर बच्चे से आप जाति पूछना चाहते हो, हर बच्चे को आप जाति के नाम पे बांटना चाहते हो। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण, इससे ज्यादा दुखद कुछ और नहीं हो सकता। देश का युवा बहुत आगे बढ़ चुका है, देश का युवा विकास के साथ जुड़ रहा है, माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में कौशल सीख रहा है। आज अगर कोई जाति है तो वो ये है कि आपको कितना कौशल आता है, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री के लिए जाते हो तो आपसे पूछा जाता है कि भाई आपकी क्या स्किल्स हैं, क्या कर सकते हो आप हमारे लिए। तो इंडस्ट्री ट्रेंड युवाओं की खेप को निकालने का काम अगर आज कोई कर रहा है तो माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल कर रहा है। जो प्रधानमंत्री जी की भी एक कहीं ना कहीं दूरदर्शी योजना थी स्किल इंडिया की, कि भारत का हर युवा के अंदर हुनर होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी माननीय जयंत चौधरी जी के कंधों पे प्रधानमंत्री जी ने दी। और किस तरीके से आज देखिए विश्व के स्तर पे देश के युवा आगे बढ़ रहे हैं और अपने हुनर को दिखा के
भारत के नाम को रोशन कर रहे हैं, वहीं पे आप क्या कर रहे हैं? आप जातियों के नाम पे बांट देना चाहते हो युवा को, आप जातियों के नाम पे देश को बांट देना चाहते हो, खाली अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कि हम किसी भी तरीके से सत्ता में आ जाएं। अब देश समझ चुका है और बहुत आगे बढ़ चुका है। अब उस ढकियानीसी रीतियों में देश रहने वाला नहीं है। अब वो जातियों के आधार पे देश का युवा बंटने वाला नहीं है, देश के परिवार बंटने वाले नहीं है। पहले इन्होंने धर्म के नाम पे लड़ाने का काम किया, मुजफ्फरनगर में भाई को भाई से लड़ाया, जाट मुस्लिम का किस तरीके से दंगा करवाया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। उसको माननीय अजीत चौधरी जी ने किस तरीके से अपने राजनीतिक कैरियर को दांव पे लगाते हुए उन्होंने उस खाई को भरने का काम किया। और आज समाजवादी पार्टी जातियों के नाम पे दंगे कराना चाहती है, जातियों के नाम पे देश को बांटना चाहती है। तो अब वो होने वाला नहीं है। अब देश का युवा विकास के साथ है। एनडीए का जो विकास की धारा आगे बढ़ रही है उसके साथ आज देश का युवा जुड़ा हुआ है। आज योगी आदित्यनाथ जी का सुशासन बोल रहा है। माननीय जयंत चौधरी जी का युवाओं के प्रति जो एक हुनर देने का उनका जो भूख है, जो उनकी इच्छा है कि वो युवाओं को हुनरवान करें, वो बोल रहा है। आज प्रधानमंत्री जी का विजन बोल रहा है विकसित भारत का। तो आज देश तरक्की की राह पे चल चुका है। अब जातियों के आधार पे वो कहीं भी किसी भी तरीके से इनको सुनने वाला नहीं है। इनकी दुर्दशा करेगा यही देश का युवा। जब वोटिंग का ईवीएम का बटन दबाएगा तो इनकी दुर्दशा होगी। आप देख लीजिएगा 2027 के चुनाव में। और एसआईआर को वो एनआरसी बताते हैं अखिलेश यादव जी। अभी वो बड़े बेचैन हैं, वो ये कह रहे हैं। राहुल भाई देखिए, 12 राज्यों में एसआईआर का काम हुआ है और कई राज्यों में उसमें से चुनाव हो चुका है। अभी तक कोई पीड़ित सामने नहीं आया। अभी तक कोई ऐसा पीड़ित सामने नहीं आया जिसने कहा हो कि साहब मेरा वोट है और हमको वोट के अधिकार से वंचित रखा गया। बिहार के अंदर चुनाव हुआ, चुनाव हुए भी समय हो चुका है, सरकार बने भी समय हो चुका है। क्या क्या विपक्ष जो वहां का है, क्या वो कोर्ट में गया? कोई लेके गया लोगों को? आप कहते हो कि साहब लाखों लोगों के वोट कट गए। तो आप पहले तो ये बताओ कि जो लाखों लोगों के वोट कट गए, आपको कैसे पता कि वो आपके ही व्यक्ति थे जिनके वोट कट गए, वो हमारे नहीं थे? आपको कैसे पता कि वो वोट आपको ही देने वाले थे? कौन सी जाति का व्यक्ति, कौन से धर्म का व्यक्ति आपको वोट देने वाला था, ये आपको कैसे पता है? दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अगर लाखों लोगों के वोट कट जाएंगे तो वो क्या घर में बैठ के आराम करेंगे या वो सड़कों पे आंदोलन करेंगे? समाजवादी पार्टी तो कह रही है हम तो बहुत बड़ी हमारी टीम है, पीडीएफ प्रहरियों ने नाम ही नहीं कटने दिए और बचा लिया उत्तर प्रदेश को। तो जब आपने नाम ही नहीं कटने दिए और दूसरी तरफ आप कह रहे हो साहब आपके समर्थकों के वोट कट गए, पहले तो डिसाइड कर लो भैया कि आपके लोगों ने काम किया है ग्राउंड पे कि नहीं किया है। अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, ये लोकतंत्र की सुंदरता है कम से कम कि लोकतंत्र में एक स्वच्छ वोटिंग लिस्ट हमारे सामने आएगी। और अगर नहीं किया है तो भाई साहब उन लोगों को, जो पीड़ित लोग हों, आज तो फाइनल लिस्ट आ गई ना, आज तो फाइनल लिस्ट आ गई। अब जो पीड़ित लोग हों उनको लेके उतरिए, आप लखनऊ की सड़कों पे उतरिए, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में उतरिए, जिस जिस जिले में आपको लगता हो कि ये खेप है, भाई साहब अगर 1000 आदमी को भी लेके आप खड़े हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि एक बड़ी बात हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट है देश के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में कितनी बार गए और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद क्या हुआ? हमेशा वापस आ गए। तो खाली ये पत्थर उछाल के और कह देने से कि शीशा टूट गया, शीशा टूट गया, शीशा टूट गया, पत्थर फेंक के, किस तरीके से आप देखिए कांग्रेस के एक प्रवक्ता वहां असम के चुनाव में पत्थर फेंक के चीफ मिनिस्टर के ऊपर और भागना चाह रहे थे कि बस चुनाव की वोटिंग का दिन आने वाला है और भ्रष्टाचार का पत्थर इनके ऊपर फेंको और भाग लो। तो ये जो नियत है ना, ये जो तरीके हैं, अभी ये चलने वाले नहीं है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का युग है। अगर आपने झूठे सबूतों को बनाया और झूठे सबूतों को आपने प्रस्तुत किया, हेमंत बिश्व शर्मा के परिवार के ऊपर आपने हमला किया, तो वो तथ्य सामने आ गए खुल के कि ये सब झूठे आरोप हैं। और आज क्या हो रहा है? आज वो मुर्गा बने घूम रहे हैं इधर उधर, कार के अंदर मुंह छुपाए हुए भाग रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य। तो ये स्थितियां साफ हो गई ना पूरी तरीके से कि विपक्ष नकारात्मक राजनीति करना चाहता है। ऐसे ही आप वोटर की जब बात करते हो तो आप नकारात्मक राजनीति करना चाहते हो। भाई किसका नाम कट गया? सामने आए ना, राहुल चौधरी हमारे सामने बैठे हैं, भाई इनका नाम लिस्ट के अंदर है। मुझे तो नहीं पता ये मेरे सपोर्टर हैं या मेरे सपोर्टर नहीं है, तो फिर किसका नाम कट गया? नहीं, सवाल वही है। ये कभी पत्रकारों की जाति पूछते हैं, ये कभी अधिकारियों को अपने अपने हिसाब से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं कि ये जो अधिकारी हैं ये तो बीजेपी के हैं। मतलब मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं रोहित जी, क्योंकि देखिए आप लंबे समय से समाजवादी पार्टी के साथ में रहे हैं, आपने काम किया है। तो ऐसा भी होता है क्या कि अपने अपने हिसाब से हम ये तय करेंगे कि कौन हमारा अधिकारी है, कौन उनका अधिकारी है, कौन हमारा पत्रकार है, कौन उनका पत्रकार है? इसमें भी ये क्या मैनेज करने के लिए पार्टियां सोचती हैं कि ये पत्रकार हमारे लिए काम करेगा, ये अधिकारी हमारे लिए काम करेगा?
देखिए, मुझे लगता है कि जिस पत्रकार की जाति पूछ रहे थे ये, और माइक के ऊपर कह रहे थे कि इनके मालिक की जाति कुछ है, उन्हीं के मालिक के बिटिया की शादी में दिखे थे अखिलेश यादव शायद, परिवार के साथ अपने दिखे थे। अब मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। तो ये क्या है ये? मतलब वो जनता को संभव गुमराह करने की राजनीति है। शादी में जाने से मना कर दिया कि वहां कोई नहीं जाएगा, वो बीजेपी के अधिकारी हैं। मतलब अधिकारी भी बीजेपी के हो गए, पत्रकार भी नहीं, बीजेपी के हो गए। नहीं, सच्चाई आज यही चलो है कि जिस, गोपाल जी जिस बीजेपी के हो गए, उनके साथ में थे तो बहुत अच्छे आदमी थे। आज आप में भी खराबी नजर आ रही है। ये देश की जनता खासकर जानना चाहती है। चुनाव में ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। देखिए, देश के कैपिटलिस्ट को गाली देना, देश के पत्रकारों को गाली देना, देश के चुने हुए अधिकारियों को गाली देना, सेना के जवानों के साथ मारपीट करना, पुलिस के अधिकारियों के साथ अभद्रता करना, इससे आपको वोट मिलने वाला नहीं है। वोट मिलेगा जनता के लिए काम करके, जमीन पे उतर के जनता के मुद्दों को उठाने से। जो जनता की अगर कोई तकलीफ है उसको उठाने से आपको वोट मिलेगा। आपको इस तरीके से अराजकता फैला के वोट मिलने वाला नहीं है। एक बात हमको आपको समझनी पड़ेगी कि आप मुझे ये बताइए राहुल जी, कि आखिरी रिपोर्टिंग आपने कब की थी कि अखिलेश यादव सड़कों पे उतरे? क्या आपको याद पड़ रहा है कि आपने कब आखिरी बार ये न्यूज की लाइन पढ़ी थी कि अखिलेश यादव इस मुद्दे को लेके, जनता के मुद्दे को लेके सड़कों पे उतरे? कभी याद पड़ रहा है? तो फिर स्थिति साफ हो गई ना। राहुल गांधी कब आखिरी बार उतरे थे किसी मुद्दे को लेकर सड़कों पे? नहीं, एसआईआर को लेकर के उतरे थे राहुल गांधी बिहार में। अखिलेश यादव जी भी उनके साथ में थे और कई सारे जो नेता हैं ये विपक्ष के इंडी गठबंधन के, वो कई सारे नेता बिहार में थे उस समय। तो वो ये कह रहे थे कि देखिए एक ही मुद्दा है, केवल एसआईआर, और एसआईआर को वो एनआरसी बताते हैं अखिलेश यादव जी। अभी वो बड़े बेचैन हैं, वो ये कह रहे हैं। वो बेचारे तेजस्वी यादव को और लेके डूब गए, जो मेहनत कर रहा था ग्राउंड के ऊपर। भाई, रिजल्ट क्या हुआ है? 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बन गई बिहार के अंदर। 2/3 बहुमत मतलब एक बड़ा बहुमत होता है। और जब आप 5वीं बार सरकार बनाने जा रहे हो, उस समय अगर 2/3 बहुमत आपको मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज देता है कि जनता का विश्वास सरकार के साथ है। ऐसे ही नहीं मिल जाता है 2/3 बहुमत आपके। मतलब आप सोचिए ना कि लाखों लोगों के वोट कट जाएंगे और उसके बाद 2/3 बहुमत मिल जाएगा सरकार को। क्या ये संभव है? जब ये संभव नहीं है तो इस तरीके के वर्जन्स निकाल के, इसका मतलब आपको खुद अपना चिंतन करना चाहिए कि जनता इस तरीके के झूठ से उकता चुकी है। जनता थक चुकी थी आपकी अराजकता की राजनीति से। जनता थक चुकी है आपके भ्रष्टाचार से। और आज आप जनता के किसी भी मुद्दे को उठाने को तैयार नहीं है, जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होने को तैयार नहीं है। और उसकी जगह आप क्या है, आप कहीं ना कहीं ये ढूंढते हैं कि साहब बिल्ली के भाग से छीकरा फूट जाए, बिना मेहनत किए। आप बस खाली छीकरे को ताक रहे हैं। तेजस्वी यादव को इन्होंने कह दिया साहब बस ये चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठने जा रहे हैं, ताज इनको बस पहनाना है। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि आज तेजस्वी यादव कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं बेचारे। जो उनके थोड़े बहुत विधायक थे वो भी कम हो गए। कांग्रेस की तो स्थिति देख लीजिए, राहुल गांधी उतरे थे तो वो मुझे लगता है कि एआईएमआईएम के ज्यादा विधायक आए हैं, कांग्रेस के शायद उसके बराबर विधायक आए हैं। चलिए तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। और जो भी, क्योंकि देखिए चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, शंखनाद उसका हो चुका है। अब रोहित जी कुछ भी कहते रहे कि देखिए ये तो हमारी तैयारी है, उनको कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन दावे वो भी कर रहे हैं और ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। रोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जुड़ेंगे किसी और मुद्दे को लेकर के। नमस्कार।